अगला क्वेश्चन हमारा है 96। Any railway employees who give notice for voluntary retirement with less than 3 months and notice period have been waived off by the competent authority, then which one of the settlement dues employee is not entitled to completion of 3 months notice period? कोई कर्मचारी है, उसने 3 महीने से कम का नोटिस पीरियड दिया है, कोई चाहता है कि विद इमीडिएट चाहता है, वो नोटिस पीरियड वेव ऑफ कराना चाहता है, उसने करवा भी दिया। कंपेटेंट अथॉरिटी जो डीआरएम साहब है, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, उस 1 महीने में रिटायर हो गया बंदा 15 दिन में। इनमें से कौन सा जो बेनिफिट है उसको नहीं मिलेगा टिल 90 डेज, कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी, कोई डील जनरल पढ़ नहीं लोग। तो अगला ये क्वेश्चन किसके लिए है? माधुरी सर। हम बोलिए। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। करेक्ट। मैं बता दूं आपको कि कोई भी कर्मचारी अगर पीरियड वेव होने के पश्चात अगर विदिन कुछ देर में रिटायर हो जाता है 90 डेज से पहले, बाकी सारे सेटलमेंट ड्यूज हम उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन कम्यूटेशन पेंशन ये एक्चुअली मेमो भी लिखना चाहिए कि कम्यूटेशन पेंशन के लिए हकदार वो तभी होगा 90 डेज के बाद होगा, वो 90 डेज के बाद ही रिलीज करना है। अगला क्वेश्चन है employees retirement or superannuation, and at the time of superannuation employee was under suspension, then he would get रिटायरमेंट के टाइम पे कर्मचारी जो है अंडर सस्पेंशन में था, तो उसको क्या मिलेगा? प्रोविजनल पेंशन में ए बी सी डी देखिए आप, एक नहीं है। पेंशन है आपका नंबर 1 में, 2 में प्रोविजनल पेंशन है, 3 में लीव एनकेशमेंट है, 4 में जीआईएस, 5 में पीएफ और 6 में रिटायरमेंट ग्रेजुइटी। ए में लिखा 1 3 4 5, बी में 2 3 5, सी में 2 3 4 5 एंड डी में 1 2 6 आ रहे हैं। पेंशन बोलिए। सर बी सर 2 4 5 सही है। कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में हो या मेजर डीआर केस चल रहा हो उसका, या क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, कंडीशन है, ठीक है ना। 13/93 आरबी नंबर है, उसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी आइदर सस्पेंशन में हो, मेजर डीआर चल रहा हो या क्रिमिनल केस पेंडिंग, तीनों कंडीशन में उसको एक तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा उसको, ठीक है। उसके बाद जीआईएस मिलता है, पीएफ मिलता है। पेंशन उसको मिलेगा नहीं, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी इसकी विथहोल्ड हो जाएगी। लीव इनकेशमेंट होगा, वो डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा जो अथॉरिटी है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी की, उसको करे कि नहीं करे। तो ये 3 चीज उसको मिल जाएगी, 20 सही आपके हो जाएगा। यस सर। अगला क्वेश्चन है 98। A notice of voluntary retirement can be withdrawn by employee at any time without approval of competent authority, provided the request of withdrawal is made before the expiry of notice period. कोई भी कर्मचारी ने voluntary retirement का नोटिस दिया है तो वो विड्रॉ कर सकता है कभी भी। विड्रॉ करने के लिए कंपेटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस इतना है कि विड्रॉल जो है नोटिस पीरियड के खत्म होने से पहले होना चाहिए, पहला है। दूसरा, notice of voluntary retirement can be withdrawn by employee only with the approval of competent authority, provided the request for withdrawal is made before the expiry of notice period. ऑप्शन डी करेक्ट। डी ये सही है। सेकंड वाला ऑप्शन। हाँ, सेकंड सही है। तो ये अप्रूवल जरूरी है। कंपेटेंट अथॉरिटी कोई भी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट विड्रॉ करना चाहता है वो कर सकता है, जिस डेट से उसने मांगी उस डेट से पहले तक। कंडीशन ये है कि सक्षम अधिकारी का जो अनुबंधन उसमें होना जरूरी है, तभी वो मान्य है उसका, ठीक है। 98 जी 99 मैडम के लिए रहेगा। In case a railway servant applies for voluntary retirement while already on extraordinary leave, other than on medical ground, the notice period need not to be insisted upon, and his or request may be accepted with immediate effect, provided he is clear from vigilance angle. यदि कोई सेवक पहले से ही चिकित्सा आधार के अलावा साधारण छुट्टी पर रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो नोटिस अवधि पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। उसका अनुरोध तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाता है, बशर्ते वह सतर्कता मामले में से मुक्त हो। दूसरा है, इफ रेलवे सर्वेंट while already on extra leave on medical ground applies for voluntary retirement, notice period if any given may be accepted and she may be allowed to retire after expiry of notice period subject to vigilance clearance. इसमें 1 2 है, 1 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, या कोई सा सही गलत है बताइए किसका है? मधुर मैडम आपका है? नो माइंड सर, बोथ आर बी सर। क्या? बी बी सर। बी में 2 सही है।
बी बोला, बॉम्बे बोला, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे सर। ठीक है, दोनों सही है, करेक्ट है। ये भी पेंशन मैनुअल का ही पैरा उठाया मैंने, ठीक है ना। अगला पेंशन। क्वेश्चन है 100 सेंचुरी हो गया हमारे क्वेश्चन पेपर का। Tell a servant retiring volunteer is eligible to grant to be granted weightage up to maximum of 5 years as an addition to qualifying service if he, she is pensionable and as an addition to service for purpose of payment of SC to PF if he is governed by SRPF contributory rules. दूसरा है the grant of weightage is however subject to condition that total qualifying service of the railway servant including the weightage should not be exceed 33 years and should not be extend beyond the date of superannuation. इसमें क्या सही गलत है मैडम, बोलिए। दोनों गलत है, ऑप्शन सी। मैं बता दूं आपको, ये दोनों के दोनों जो है वो सही है। 5/2/2006 जो पॉलिसी थी, फिफ्थ पे कमीशन तक जो थी तब तक ये बिल्कुल सही थी। उसके बाद बोर्ड ने जो है जो पेंशन का जो मिनिमम सर्विस का जो क्राइटेरिया 33 वो हटा दिया था। जब सिक्स पे कमीशन आया उसमें कहा गया है कि अभी 10 साल की बाद फुल पेंशन मिलेगा, तब से ये दोनों कंडीशन हट गई है और अब एडिशनल वेटेज किसी भी पर्पस में नहीं मिलता, ठीक है। 101 क्वेश्चन है, once a railway servant has retired voluntarily prematurely on his or own option available to him under the rules, the general manager have no power to re-employ him her. कर्मचारी एक बार वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है तो फिर जनरल मैनेजर के पास दोबारा उनकी नियुक्ति की कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, once a railway servant has resigned from railway service under the rules, no authority has power to re-employ. नियमों के तहत एक बार रेल सेवक ने रेल सेवाओं से इस्तीफा दे दिया तो किसी भी प्राधिकरण के पास उसे फिर नियुक्त करने की शक्ति नहीं है, इसलिए सर ये सर। ये करेक्ट है, सही है। वॉलंटरी रिटायरमेंट किसी कर्मचारी ने ले लिया रेलवे में तो फिर उसको वापस आने वो नहीं आ सकता है। लेकिन रेजिग्नेशन किसी कर्मचारी ने दिया है तो उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे 90 डेज के अंदर वापस आ सकता है। उसके लिए जो वैकेंट पोस्ट अगर वैकेंट रही है वो, या उस पोस्ट को भरा नहीं गया, 3-4 कंडीशन है, वो कंडीशन के लिए फुलफिल हो जाता है। हालांकि ये कंडीशन मिलेगा अगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए, जो नॉर्मल जो एमपी एमएलए जो इनके इलेक्शन के लिए अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसको फिर अलाउ नहीं करते। बाकी नॉर्मल कंडीशन में 4 कंडीशन के होते हुए पूरा होता है तो उसको वापस लिया जाता है। Sir, there is one more rule also, sir. When What? when an employee is resigned and he joins some other employment, within a span of 1 year, he can again come and join also. When I was dealing with cadre, this is the thing I had known. टेक्निकल की बात कर रहे हो क्या रेजिग्नेशन की बात कर रहे हो? Technical resignation, sir. टेक्निकल अलग, टेक्निकल के लिए तो जैसे कोई दूसरी जगह जाता है तो उसको पास अपने लिए 2 साल तक रखते हैं, वो एक रूल है, विदिन 2 इयर्स ही कैन कम। तो टेक्निकल अलग चीज है और रेजिग्नेशन में आपको विदिन 90 डेज ही ले सकते हैं, वो एक रूल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 102 मैडम आपके लिए नहीं तो, एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट फाइनेंस कैलकुलेशन इज नॉट नेसेसरी, डिफेंस सर्विस टू बी वेरीफाइड बाय अकाउंट्स बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपनी अथॉरिटी। बोलिए। रिटायरमेंट के लिए फाइनेंस कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है और क्वालिफाइंस टू बी करेक्ट, सही है। कर्मचारी का वॉलंटरी रिटायरमेंट है, के लिए फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं। इसको थोड़ा समझा दूं मैं। फाइनेंस कंकरेंस मतलब ये होता है कि किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना, फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता है अगर, तो पूरा पूरा वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो केस होगा पूरा की पूरा, उसकी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसको अकाउंट वेट करेगा। यहाँ नेसेसरी से नहीं है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट से अकाउंट्स वेट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंट्स में सिर्फ क्वालिफाइंग सर्विस वेट कराने के लिए जाएगा और क्वालिफाइंग सर्विस के लिए अकाउंट्स वेट की जरूरी है। तो अगर मामला अकाउंट्स में जाता है तो उनका काम सिर्फ क्वालिफाइंग सर्विस को वेट करना है और क्वालिफाइंग सर्विस के लिए जो नियम है उनको ही देखना है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अकाउंट्स को नहीं देखना है, वो हम पर्सनल को देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 103, एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट इन केस ऑफ ऑफिसर अप टू सीनियर स्केल ऑफिसर। सीनियर स्केल ऑफिसर का जो वॉलंटरी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, GM, sir. जीएम कर सकता है, एसओपी में आपको मिल जाएगा, आपको स्टैंड कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट इन केस ऑफ ग्रुप सी डी। ग्रुप सी और डी का जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट है वो कौन एक्सेप्ट करेंगे? ए डीआरएम, बी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सी जेएजी सीनियर स्केल इंडिपेंडेंट इंचार्ज, डी एडीआरएम। इनको है ना ये क्वेश्चन? मैडम बोलिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से। अपॉइंटिंग अथॉरिटी सही है। कोई भी कर्मचारी है ग्रुप सी, उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन कौन होते हैं को बताएगा आप दोनों में से? किस ग्रेड का कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है? रेस्ली बताओगी ग्रेड का कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है? 1800 का कौन होता है? APO से। पीओ जूनियर स्केल ऑफिसर जूनियर स्केल ऑफिसर के बाद लेवल 2 से लेवल 5 मैडम तक बोलिए, हाँ बोलिए। सीनियर हाँ, स्केल। लेवल 2 से लेवल 5 तक सीनियर स्केल सर। लेवल हाँ। 6 जे 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 हाँ, ग्रेड। गुड। तो लेवल 1 है वो सीनियर स्केल जूनियर स्केल ऑफिसर है, और इसमें साथ में आर्टिजन में लेवल 2 भी कोई बोला हुआ है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है ना? और लेवल 2 एक्सेप्ट आर्टिजन स्टाफ लेवल 2 से लेवल 5 तक है सीनियर स्केल ऑफिसर, एंड 6 एंड अबव के लिए जेएसजी ऑफिसर, ठीक है ना? ये आपका उसका क्वेश्चन 104 हो गया। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें कौन अभी क्वेश्चन किसका है हमारा? Fine, sir. हाँ, ठीक है, बोलिए। ये एनपीएस का रूल है। All NPS subscriber who have been under NPS for 3 years or more are permitted to avail non-refundable partial withdrawal. NPS से partial withdrawal लेने के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या सही है आपके एक दो तीन में? All NPS subscriber who have been under NPS for 3 years and more, 3 साल की सर्विस हो चुकी है, are permitted to avail non-refundable partial withdrawal from their own contribution to the extent of 25% up to 3 times. ठीक है? And the all NPS subscriber who have under the NPS for 5 years or more are permitted to avail non-refundable partial withdrawal from their own contribution to the extent of 25% up to 3 times. यहाँ आपका 25% 3 टाइम्स दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 3 साल और 5 साल बता दिया नंबर 1 और 2 में, ठीक है? नंबर 3 में ऑल एनपीएस सब्सक्राइब हुए अंडर एनपीएस फॉर 3 इयर्स बताया, यहाँ 20% बोला है 3 टाइम्स। क्या है नियम इसमें? Sir, A is correct. Only A is correct. एक सही है, आपका सी सही हो जाएगा, सही बात है। 3 साल की सर्विस है अगर उसकी, वो 25% ले सकता है और 3 टाइम्स ले सकता है, ये मेन रूल है, ठीक है, एनपीएस के अंदर। अगला क्वेश्चन 106 partial withdrawal under NPS. Subscriber have been allowed partial withdrawal based on self-declaration and thereby doing away with the submission of supporting document to substantiate the reason partial withdrawal. यानी कि एनपीएस के तहत आंशिक निकासी के लिए अभिदाताओं को स्व घोषणा के आधार पर आंशिक निकासी की अनुमति दी गई और इस तरह आंशिक निकासी के कारणों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है फॉर पार्शियल विड्रॉल अंडर एमपीएस it is the responsibility of the subscriber for submission of supporting document to substantiate the reason for partial withdrawal. पहले में बोल रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन चलेगा, डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। दूसरे में बोल रहा है कि अब जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स की देना पड़ेगा। सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन है सही है। इसलिए Yes, sir. आपको Yeah, लगा A is correct. A is मैं correct. बता दूं आपको इसके बारे में कि आपने शायद थोड़ा पढ़ा है। 2021 में लेटर निकला था रेलवे बोर्ड का, जिसमें पहली बात जो पहला नंबर 1 में जो था वो बोला गया था ड्यू टू कोविड तरह की अलाउ किया था। अभी रिसेंटली 2023 में एक सर्कुलर आया है जिसमें वापस पुराने सिस्टम को कंटिन्यू कर दिया है, Okay. यानी वो अब तो उल्टा आंसर हो गया। नहीं, अब आपका बी इज करेक्ट हो गया, डी मतलब नंबर 2 करेक्ट हो गया, नंबर 1 गलत हो गया। एक सवाल में अगर आप लास्ट ईयर पूछता इस टाइम पे तो आपका नंबर 1 सही था। 23 में वापस पॉलिसी चेंज कर दी है, पुरानी रिस्टोर कर दी उन्होंने। ये सवाल डालने का मतलब ये था कि आपको अपडेट भी रहना है, एपीओ बनना है तो। सिर्फ नियम की जानकारी जरूर इनसफिशिएंट है। अपडेशन ऑफ सपोर्टिंग रूल्स डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगे जा रहे हैं सर, सेल्फ डिक्लेरेशन काफी है। नहीं, अभी पूरा पुराना सिस्टम चालू कर दिया। एनपीएस वालों से अच्छा। बात भी की थी इस बारे में, ठीक है ना? अभी पूरा नोडल ऑफिसर पहले डायरेक्ट क्लेम करता, अभी वापस थ्रू नोडल ऑफिसर सब कर दिया उन्होंने, पुराने इसको रिस्टोर कर दिया। हो सकता है देखिए मैंने जो मेरे को समझ में आया, आप इसको फिर भी कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, पुराना सिस्टम दोबारा चालू हो गया बताया उन्होंने, मैंने बात भी की थी इन लोगों से, डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है 107
which one of the following reason is not mentioned in Annex 1 regarding 8 PFRDA exit and withdrawal regulation 15 for which partial withdrawal is permissible? हमने जो क्वेश्चन पूछा था एक ऊपर वाला, ये हमारा क्वेश्चन था 105 जो हम तीन बार जो अलाउ करते थे ना 25%, उसमें रीजन थे आपको विड्रॉल के लिए। वो विड्रॉल के रीजन में कौन सा रीजन इसमें गलत है, सही है, क्या है? इसमें रीजन है विड्रॉल के लिए में कौन सा आपको लगता है कि नहीं है? जो भी नॉट मेंशन, कौन सा मेंशन नहीं है उसमें? हायर एजुकेशन ऑफ हिज और चिल्ड्रन फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स और रीस्किलिंग और एनी अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर एस्टेब्लिशिंग हिज ओन वेंचर और एनी स्टार्टअप, नन ऑफ द अबव। क्या सही है आंसर? सर ऑप्शंस क्या हैं सर? ऑप्शन नहीं बताने, हायर एजुकेशन पहला है, ये आंसर नीचे आंसर नहीं आंसर है ना ये 1 2 3 4। सर, इसमें नहीं, इसके नीचे कहीं पे भी वो नहीं दिया हुआ ना। नहीं, इसमें से एक है, आपको या तो 1 बोलना है, 2 बोलना है, 3 बोलना है, 4 बोलना है। ये जो आपने बताया ना 1, ये सर 1 2 3 4 में से एक सही है। फर्स्ट वाला ये है आपका, ये इसके ऊपर आप ले नहीं सकते, ऐसा बोल रहे हो आप? ये जी, लोन फर्स्ट। नहीं ले पाओगे, हायर एजुकेशन पे लोन नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हो आप? तो फिर डॉल नहीं सर मिलेगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं सर, ऑप्शन तीनों सही हैं। इसमें बोला ये कौन सा रीजन यही मेंशन है नहीं है लिख उसमें, रहे हैं, लेकिन ये तीनों दिए हुए हैं उसमें। इसलिए तुम क्या बोल रहे हो? None of the above, sir. हाँ सही है, आप कंफ्यूज हो गए। उसमें ये बोला था कि सारे दिए हैं, तो मतलब आपको वही आंसर होगा, नन ऑफ दो, मतलब ये अच्छा, आंसर है ना, तो कंफ्यूज हो रहे हो। ये मतलब सारे के सारे इन सब रीजन में आपको विड्रॉल मिलेगा। हाँ, ऐसा कोई रीजन सभी में है। डाला होता तो आप वो बताते कि हाँ None इस of the रीजन above। वो नहीं है, ठीक है ना? इस लिस्ट में सारे मेंशन है, जो अनेक्सर 8(1) में जो लिस्ट में ये तीनों मेंशन किए हुए हैं, है ना? ये इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मंथली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस was enhanced from 10% to 14% of basic pay plus DA with effect from। ये जो एनहांस हुआ है एनपीएस के अंदर 10 से 14%, ये कब से लागू हुआ है, किस महीने से? पहला है 1 अप्रैल 19, दूसरा है 31 जनवरी 19, तीसरा है 1 मई 19 और चौथा है 31 जुलाई 19। तो ये सवाल रेस्ली के लिए है। इसलिए बोल दो, चलो ये बार बार बोलती है, इसी को बोल मौका देते हैं। Okay. Sir, 1st April. 10 Yeah. सही है, यानी डेट याद होनी चाहिए कब से आपका परसेंटेज बढ़ा, इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला है। बताओ मैं, अच्छा गजट नोटिफिकेशन कब से निकला था? 31 जनवरी 2019। लगा कि आपको नॉलेज था कि मैंने पहला नोटिफिकेशन देखा जनरल गजट नोटिफिकेशन। जनरली गजट नोटिफिकेशन में या तो बैक डेट से होता है या उसी डेट से लागू होता है। ये पहला मैंने देखा जो कि आगे फ्यूचर डेट से आपने उसको स्कीम में लागू किया है। तो गजट नोटिफिकेशन जो निकला था, ये निकला था 31 जनवरी 19। लागू करने की बात उस गजट में कहा था कि दिस विल बी इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। यहाँ से फिर सरकार ने कंट्रीब्यूशन बढ़ाया। प्रोस्पेक्टिव डेट से मैंने आगे की डेट से ये पहली बार देखा था नोटिफिकेशन मैंने, तो कि ठीक है जो भी सरकार ने किया गया। 109, family of deceased railway employee is not entitled for family pension if ex-employee was getting compassionate allowance। यदि पूर्व कर्मचारी अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा है तो मृतक रेल कर्मचारी के परिवार को परिवार पेंशन का अधिकार हकदार नहीं होगा। अगर कोई कर्मचारी है वो कंपैशनेट अलाउंस ले रहा है तो उसकी वाइफ को फिर वो उसके मरने के बाद फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, ये बोलता है पहला नंबर। नंबर 2 है, फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल टू अ फैमिली ओनली व्हेन एम्प्लॉय हैज डाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। किसी को फैमिली पेंशन तभी मिलेगा जब वो 1 साल की कम से कम सर्विस हो गई हो, तभी उसको फैमिली पेंशन मिलता है। क्या सही गलत है आपका ये? तो दोनों ऑप्शंस अजय उत्तर इनकरेक्ट सर। बता इनकरेक्ट, इसलिए Correct, sir. Correct, sir. Both are correct.
तो बता दूं, इसमें पहला क्वेश्चन था कंपल्शन अलाउंस अगर ले भी रहा है तो भी इसकी वाइफ को भी फैमिली पेंशन मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉय के मरने के बाद, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी कि 1 साल होना जरूरी है, 1 साल होने की जरूरत नहीं है। इसकी 3 कंडीशन है। पहले तो 1 साल हो गया, 1 साल नहीं भी हुआ तो भी अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसको वाइफ को फैमिली पेंशन मिलेगा, ठीक है। बोथ आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है 110। मैरिड डिसेबल ऑब्लिक मेंटली रिटायर्ड सन इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। दूसरा है मैरिड डिसेबल मेंटली रिटायर्ड डॉटर इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। इसमें क्या सही है क्या गलत है? दोनों सही है, दोनों गलत है, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन है। मैरिड की बात हुई है, इसमें बता दूं मैं आपको थोड़ा सा कि मैरिड बच्चों Married. को लड़का है तो मिलेगा, लड़की है तो मिलेगी। मैरिड तो क्या रूल है इसके अंदर? अगर जानकारी है तो आप बता दोगे, नहीं है तो पास कर दो क्वेश्चन। Yes, sir. मिस करेक्ट। Yeah, one is correct. मैरिड सन को 13 के आसपास से स्टार्ट किया है फैमिली पेंशन, अगर डिसेबल मेंटली रिटायर्ड है। अपने से पहले भी क्वेश्चन अपना, ठीक है ना, अपॉइंटिंग ऑर्डर सैंक्शन करता है उसको उसमें। और मेरिड डॉटर के बारे में नहीं है पेंशन देने का। अगर मेरिड डॉटर अगर मेरिड हो गई तो फिर चाहे वो डिसेबल हो कुछ भी, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है? ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं इसमें, किसका है? आपका। जी। फॉर इश्यू ऑफ पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट टू रेलवे सर्वेंट मिनिमम 20 इयर्स सर्विस इज कंपल्सरी। किसी को कंपल्सरी रिटायरमेंट की पनिशमेंट देना है डीए को, कर्मचारी की 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, पहला बता रहा है। दूसरा है फॉर ग्रांट ऑफ कंपल्सरी अलाउंस टू अ रिमूव डिसमिस रेलवे सर्वेंट मिनिमम 20 सर्विस इज कंपल्सरी। किसी कर्मचारी को रिमूव डिसमिस कर्मचारी है, अगर उसकी को कंपल्सरी अलाउंस सैंक्शन करना है तो मिनिमम 20 साल की सर्विस होगी तभी हम करेंगे। तो इसमें क्या सही गलत है? दोनों गलत है सर। गलत है। 10 इसलिए क्या? साल का सर्विस होना चाहिए मिनिमम। इसलिए क्या बोलती है? Yes, sir. I do. नहीं आइडिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था मेरे को, अच्छा जानकारी, माधुरी मैडम की जानकारी मुझे अच्छी लगी कि किसी भी कर्मचारी को अगर अंडर डीआर कंपल्सरी रिटायरमेंट देना है, अगर जो एम्प्लॉय इज गवर्न अंडर रेलवे सर्वेंट पेंशन रूल 1993, he must have completed he must have qualifying service of 10 years, 10 years both for compulsory retirement and for granting compulsory allowance under for removed and dismissed person, ठीक है ना। कोई भी कर्मचारी है, अगर उसको हमको कंपल्सरी रिटायरमेंट का पनिशमेंट देना है तो उसकी मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए उसकी, तभी हम दे पाएंगे। अगर नहीं है तो फिर डीए चाह के भी उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दे सक पाएगा उसको। सिमिलरली अगर कोई कर्मचारी को रिमूव डिसमिस कर दिया है, अगर रिमूव डिसमिसल के लिए तो मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं है। किसी कर्मचारी को उसके आचरण के आधार पर हमने रिमूव डिसमिस कर दिया है और डीए चाहता है कंपल्सरी अलाउंस सैंक्शन करना, तो उसके लिए कर्मचारी को जो है मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए तभी इसको कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पार्ट आज हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत ధన్యవాद। మీ ఇద్దరికి తెలుగులో ఏమంటారు? థ్యాంక్స్ నాకు తెలీదు. బట్ బాగుంది. ఇద్దరికి తెలుగు వచ్చి నా అనిపిస్తుంది. ఎస్లీ మీకు తెలుగు వచ్చు కదా? వచ్చు సార్, నాకు తెలుగు కొంచెం వస్తుందండి. 2 మినిట్స్ తెలుగులో మాట్లాడదాం. బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా బాగుంది సార్. యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో, దేర్ మే బి చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లున్నాయి. ఐల్ అపోలోజైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐల్ ట్రై టు తెలుగులో రెక్టిఫై మాట్లాడమా? తెలుగు తెలుగులో మిస్టేక్స్. మాట్లాడదాం. ఇంగ్లీష్ తర్వాత వస్తుంది. లేదు, నెక్స్ట్ టైం నేను బాగా నా తప్పులన్నీ కరెక్షన్ చేసుకుంటానండి. మేడం మీకు ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? చెప్పండి. చాలా మాట్లాడతాను బాగుంది ఇంగ్లీష్లో. సార్. చాలా బాగుంది సార్. ఎక్కడెక్కడ వెనకబడి ఉన్నాం అది అర్థం అవుతుంది. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ అలా కంప్లీషన్ చేస్తుంటే మనకి కొంచెం ఐడియా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి తప్పులు కూడా చెప్పాం, కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ వల్ల తప్పులు చెప్పాం. సో అది అర్థమైంది ఎక్కడ కన్फ्यूज అవుతున్నాం. चलो मन हिंदी में वाली వచ్చేద్దాం। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और एक मुझे इच्छा थी काफ़ी दिनों से क्विज़ कॉम्पिटिशन सेटलमेंट के ऊपर करने के लिए। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, आप लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। और 2 लोग और आना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत की वजह से, कुछ रीज़न से वो आ नहीं पाए। और अब अपनी जो बात है हिंदी में भी आप बताएँ थोड़ा-सा कि एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? मतलब कैसा लगा आपको?
experience wants to share? बहुत अच्छा रहा सर ये एक्सपीरियंस क्विज का और लगता है और ज्यादा मेहनत की जरूरत है सर इसके बहुत बाद, अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। इसलिए कुछ क्योंकि बहुत पढ़ते बोलो। समय जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं सर और बाद में समझ में आता है कि क्लैरिटी मिस हो जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर रहा, मुझे लगा कि तैयारी आप लोगों की अच्छी थी और थोड़ा कुछ कंफ्यूज हो गए, बाकी लगभग मुझे लगा तैयारी, मुझे लगता है 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन में लगभग आपकी तैयारी थी। 4 क्वेश्चन को छोड़ दें हम उसको, काफी अच्छा प्रिपरेशन था आप दोनों का भी, और मैंने काफी कम टाइम दिया आपको, कम टाइम में भी आपने तैयारी की। आप दोनों बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो गोल है एपी बनने का जल्दी पूरा करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ओके, थैंक यू। Sir, can I say a few words? बोलो बोलो। Sir, I feel really blessed to get in touch with you and your classes actually. I feel very privileged kind of thing, and I'll correct my mistakes next time. I'm sure best of you'll luck. become happier soon. थैंक यू Okay, दोनों sir. को। Thank you, sir. ओके।